हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे आप सब उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस परिवार में जिसका नाम है जीके जीएस बाई अमित पांडे। खास आज के विषय की जब बात की जाए तो आप भी जानते हैं कि आज से हम एक नई श्रृंखला आप सबके साथ यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। खास आज हम हिंदी के उन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इस हिंदी विषय को थोड़ा सा एक आसान संदर्भ बताते हुए आपके लिए थोड़ा और आसान करने की बात करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस सेशन में जुड़ जाएं ताकि एक एक बिंदुओं को आधारित करते हुए यहाँ पर कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करी जा सके और उन बिंदुओं को समझा भी जा सके जो हमारे लिए क्या होते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हुए खास करके एक एक बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हुए विशेषतः इसी पहलू के साथ कि सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालाक्षी विद्या देही नमोस्तुते। माँ बागदेवी का सानिध्य इस तरीके से प्राप्त हो ताकि नित नई ऊंचाइयों को आप लोग अचीव करें, यही संकल्पना लेकर के हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो चलिएगा सबसे पहले प्रश्न के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, विशेषतः अगर हम बिंदुओं की बात करते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आप सबके सम्मुख है कि 2017 के अंतर्गत खास एक पुरस्कार था जिसका नाम था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये साहित्य अकादमी पुरस्कार 2017 में किसे दिया गया? ये दिया गया था, आप कह सकते हो कि आपके रामदरस मिश्रा को, रमेश कुंतल मेघ को, रमेश चंद शाह को या फिर मृदुला गर्ग को। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम आपको देखने को मिलता है। किस एक व्यक्ति को यह पुरस्कार आपका दिया गया था? किस एक व्यक्ति को यह पुरस्कार आपका दिया गया था? किस एक वर्ष में? 2017 में। तो 2017 की जब बात की जाए तो उस टाइम पे यह पुरस्कार जो दिया गया था वो दिया गया था रमेश कुंतल मेघ को। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये कब से दिया जाता है? 1955 से। 1955 की जब बात की जाए तो 1955 से क्या किया जा रहा है, यह पुरस्कार पहली बार दिया जाता है। खासा आपने सुना होगा, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल की जब बात की जाए तो माखनलाल चतुर्वेदी का नाम ध्यान रखिएगा, जिनको पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। और आप भी जानते हैं हिम तरंगिणी के लिए। किसके लिए? हिम तरंगिणी की जब बात की जाए तो हिम तरंगिणी के लिए यह पुरस्कार इनको दिया गया था। और इसी क्रम की जब बात करें तो 2022 में किसे दिया गया है? तो 2022 की जब बात की जाए लास्ट टाइम, तो लास्ट टाइम के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा 2022 नहीं 2023। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम है संजीव। और संजीव की जब बात की जाए तो संजीव की रचना जो है वो है मुझे पहचानो। ठीक है, तो मुझे पहचानो की जब बात की जाए तो मुझे पहचानो के लिए संजीव को क्या किया गया? 2023 का ये पुरस्कार आपका दिया गया है। ठीक है, 2023 की जब बात की जाए तो 2023 का ये पुरस्कार संजीव को, जो मुझे पहचानो नाम की रचना से सम्मिलित हैं, उनको यह पुरस्कार दिया गया। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की जब बात की जाए तो साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या होता है, ये दिया जाता है। मिला जुला के अगर देखा जाए तो 22 अलग अलग भाषाओं में क्या होता है, इसका पूरा पूरा वितरण आपको दिख मिलता है। हालांकि 22 अलग अलग भाषाओं के अलावा अगर देखा जाए तो इसमें आपके अंग्रेजी और अंग्रेजी के अलावा आप कह सकते हो कि इसमें राजस्थानी भाषा भी शामिल की जाती है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पर साहित्य अकादमी भाषा पुरस्कार 1955 में शुरू की जाती है। माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार दिया गया हिम तरंगिणी के लिए और 2023 में संजीव को दिया गया जिनकी रचना है मुझे पहचानो। आगे की बात करें तो आगे एक विशेष आपके सामने पैसेज है। ठीक है, और इस पैसेज की जब बात की जाए तो ये पैसेज आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, इसमें जवाब करना है। पैसेज क्या है? पैसेज की जब बात की जाए तो पैसेज ये है, देखते हैं कि व्यवसायीकरण की आंधी से खेलों की दुनिया भी नहीं बच रही सकी। आज खेलों का अपना अलग ही एक अर्थशास्त्र है। पिछले दिनों में भारत की जब बात की जाए तो भारत में आयोजित इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल ने यह बात साबित कर दिया कि खेलों का बाजारीकरण किस हद तक किया जा सकता है और यह कितने भारी लाभ का सौदा है। हालांकि पहले से ही क्रिकेट में पैसों में भरपार कह सकते हो कि इनकी संख्या रही, लेकिन आईपीएल ने इस खेल की अर्थव्यवस्था को इतना बढ़ा दिया है कि इसका असर लंबे समय तक बना रहेगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत में खेल उद्योग का आकार 10,000 करोड़ रुपए सालाना तक पहुंच गया है। खेलों को एक तरीके से हम उत्सव के रूप में देख पाते हैं, ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन को भी प्रभावित करता है। नामों की जब बात की जाए तो बाजार ने खेलों को एक ऐसा उद्योग के रूप में तब्दील कर दिया है, इससे सामान्य जनजीवन पे भी असर आपका पड़ने लगा है। मैच के हिसाब से लोग अपनी दिनचर्या तय करते हैं। क्रिकेट के अलावा अगर देखें तो भारत में अन्य खेलों का भी पैसों के परिप्रेक्ष्य में दखल बढ़ा है। जैसे 2008 का जब बीजिंग का आपका ओलंपिक गेम हुआ
तो उस टाइम पे हमने देखा कि इसकी भी अपनी एक अलग अर्थव्यवस्था है और भूमंडलीकरण के दौर में इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती है। बहरहाल अब हालत ऐसे हो गए हैं कि खेल प्रतिस्पर्धाएं कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बजट पर भी असर डालने लगी हैं और इस बात में किसी को भी संदेह नहीं है कि खेल ने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। बहरहाल इस बार के बीजिंग ओलंपिक के 12 मुख्य प्रायोजक आपको देखने को मिले। इसमें कोडक जैसी कंपनी, कौन सी कंपनी? कोडक जैसी कंपनी भी क्या हुई थी? शामिल हुई थी। आधुनिक खेलों के साथ 1896 ईस्वी से ही क्या किया गया? इसको दिया गया। मुख्यतः इसके अलावा ओलंपिक के बड़े बड़े प्रायोजक जैसे कोका कोला वगैरह शामिल थे जो इसमें 1928 से जुड़े। मुख्य 12 प्रायोजक की जब बात की जाए तो इनकी संयुक्त आमदनी लगभग 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। तो ये कह सकते हो एक आपका पैराग्राफ रहता है। अब इसके आधार पर हम आंसर करते हैं, खेलों की दुनिया किसकी चपेट में आ चुकी है? भूमंडलीकरण के रूप में, सामाजिकरण के रूप में, व्यवसायीकरण के रूप में, या फिर आपके ओलंपिक के रूप में? आज खेलों की जब बात की जाए तो खेलों की जो संरचना है वह किस एक परिपेक्ष आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी हमने देखा कि खेलों का क्या हो गया है। खेलों की जब बात की जाए तो खेलों का पूरी तरीके से क्या हो गया है? व्यापार हो गया है। क्यों? क्योंकि 10,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का इसका पूरा एक व्यवसाय हो गया है। तो खेलों की जब बात की जाए तो अब हम खेलों को क्या देख पाते हैं? खेलों की दुनिया का व्यवसायीकरण हो गया है, बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें आ चुकी हैं। अगला प्रश्न, खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा किससे मिला? कोडक कंपनी के माध्यम से, आईपीएल के माध्यम से, खेल उत्सव के माध्यम से, या फिर आपके उद्योग के माध्यम से? आज खेलों की जब बात की जाए तो खेल की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा कैसे मिला? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, खेल को बढ़ावा देने के लिए जो एक महत्वपूर्ण कारक रहा वह क्या रहा? तो आप भी जानते हैं, उद्योग। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीजन ये था कि जब हमने खेलों को उद्योग के रूप में चिन्हित कर लिया तो उसके बाद क्या हो गया? जब ये उद्योग के रूप में आया तो इसके बाद बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करने लगी और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या हो जाती हैं? इस अंतर्गत आ जाती हैं। अगला प्रश्न, बाजार का खेलों पर होने वाला प्रभाव और असर ये किस पर आपको देख मिलता है? बाजार पर खेलों पर होने वाला प्रभाव या फिर असर जो है वह आपको दिखाई देता है अर्थव्यवस्था पर, आम लोगों पर, व्यवसाय पर, या फिर आपके पर्यटन पर। अगर हम व्यवसाय के परिपेक्ष की बात करें तो बाजार के परिपेक्ष होने वाला जो पूरा एक असर है वह किसके ऊपर आपको दिख मिलता है? यह किस पे देखता है? सीधे शब्दों में आप कह सकते हो कि अब इसमें जो एक जनमानस है वो पूरी तरीके से शामिल हो गया है, क्योंकि उसने तो अपनी दिनचर्या को भी सेट कर लिया ना कि कैसे कैसे हमारे यहाँ पर खेल आयोजित होते हैं और कौन कौन से गेम होते हैं। तो आम लोगों की जब बात की जाए तो आम लोगों का संदर्भ इसमें क्या हो जाता है? खेलों के ऊपर देखने को मिल जाता है। बहरहाल खेल प्रतियोगिताओं की जब बात की जाए तो इसके परिपेक्ष में जो बजट पर असर होता है वह किस एक परिपेक्ष दिख मिलता है? अर्थात खेल प्रतिस्पर्धाओं का किसके बजट पर असर हो रहा है? ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर, राष्ट्रीय कंपनियों पर, आम जनजीवन पर, या फिर राजनीतिक लोगों पर? कौन से एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन पर क्या होता है? इसका असर आपको देखने को मिलता है, खास करके खेल प्रतिस्पर्धाओं का बजट। अब एक चीज आप भी जानते हैं, बजट में किसके ऊपर पड़ रहा है? भाई हम लोगों से खेले से कौन दिक्कत है? खेल चाहे हो चाहे ना हो, हम अपने घर पे बैठ के गरम गरम चाय पियेंगे। लेकिन इसका जो मुख्य असर पड़ रहा है, चूंकि उद्योग हो गया है, अब उद्योग होने की दशा में बड़ी बड़ी कंपनियां क्या हो रही हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां, आप यहां पे अभी देखे थे कि बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें पार्टिसिपेट करने लगी हैं और 10,000 करोड़ रुपए तक इसका पूरा बजट हो चुका है। इवन आप कह सकते हो कि यहां पे क्या हो गया, यहां पर आप कह सकते हो कि इसका जो पूरा एक बजट हो चुका है वो 866 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसका जो एक असर दिखाई पड़ रहा है शुद्ध रूप से वह किस पे दे रहा है? तो प्रतिस्पर्धा की जब बात की जाए तो प्रतिस्पर्धा आपकी बड़ी बड़ी कंपनियों में है, क्योंकि आपने सदैव सुना होगा जैसे होता ना कि खेल कंपनियां बोली लगवाती हैं कि भैया आपको क्या करना है, आपको प्रायोजक बनना है, और प्रायोजक बनने के लिए अलग अलग व्यक्ति क्या करते हैं? उसकी बोली लगाते हैं। जैसे अभी 2-3 दिन पहले आपने देखा था टाटा के बारे में, टाटा ने 2500 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी ताकि आगामी खेलों के लिए वो क्या हो? प्रायोजक के रूप में रह पाए। तो इस तरीके से आपको क्या होता है, बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां होती हैं उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ चुकी है, तो वह अपने आपको यहां पे साबित करते हैं। विभिन्न प्रायोजकों के माध्यम से संयुक्त आमदनी की जब बात की जाए तो किसकी संयुक्त आमदनी में इजाफा हुआ है? अगर हम देख पाते हैं तो अलग अलग प्रकार के आपके लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे।
प्रायोजक के रूप में आने लगे। अब जब प्रायोजक के रूप में आने लगे तो इससे क्या हो गया, इनकम बढ़ी। लेकिन इनकम जो बढ़ी वो किसकी बढ़ी है, वो आयोजक की बढ़ी है, जनता की बढ़ी है, लोगों की बढ़ी है, या फिर सरकार की बढ़ी है। अब जनता के बारे में तो आप भी जानते हैं कि जनता का तो कोई इनकम से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि जनता तो टिकट लेके खर्च करती है, वहां जाके भुट्टा खाती है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो संयुक्त आमदनी में जो एक इजाफा हुआ है वो शुद्ध रूप से आप कह सकते हो आयोजक आखिर इतना पैसा क्यों खर्च करता है, बेवकूफ थोड़ी ना है। आयोजक इसी कारण से इतना पैसा खर्च करता है क्योंकि उसे पता है कि बाद में हमें उससे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अभी आपने देखा 866 बिलियन डॉलर की जब बात की जाए तो आपका इनकम होता है। बहरहाल आगे की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं और उस सही विकल्प का चुनाव करिए जो दिए गए पद के उचित अलंकार का सही एक विकल्प हो सकता है। शब्द है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। क्या है, एक आपकी पंक्ति दे रखी है, पद पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये इसके अंतर्गत कौन सी पंक्ति या फिर कौन से अलंकार का यहां पर इस्तेमाल किया गया है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा, तरनी तनुजा तटु तमाल तरुवर बहु छाए। अगर इसकी बात की जाए तो इसमें क्या एक शब्द हो जाएगा, कौन सा शब्द यहां पे आपको दिख मिलेगा। अब देखिए हमें बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इसमें ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है, इसमें भी ता है। और एक बिंदु हमें जरूर पता है कि जब एक ही वर्ण क्या होता है, बार बार किसी एक पंक्ति में आता है तो उस दशा में हम क्या देख पाते हैं, एक ही वर्ण की जब बात की जाए जो किसी वह पंक्ति में बार बार आता है तो इस दशा में हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम शुद्ध रूप से अनुप्रास अलंकार कह देते हैं। तो इसका जवाब क्या होगा, अनुप्रास अलंकार के रूप में हो जाएगा। आगे का प्रश्न कहा जा रहा है कि यहां पे चुनिएगा कि रेखांकित शब्द में सही अवयव का भेद होगा कि जैसे आज दिन भर वर्षा होती रही। क्या है, आज दिन भर वर्षा होती रही। ये दिन भर जो शब्द है ये रेखांकित है और इसकी जब बात की जाए तो इसके लिए इसका सही जवाब क्या होगा, आज दिन भर वर्षा होती रही। इस परिपेक्ष में ये क्रिया विशेषण अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक अव्यय है, या फिर आपके विस्मयादि बोधक अव्यय है। खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध किससे होगा, अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। खास अगर देखा जाए तो आपने सदैव सुना होगा विशेषण के बारे में। आज विशेषण की जब बात की जाए तो विशेषण की संकल्पना क्या है, विशेषण की संकल्पना यही है, एक ऐसा शब्द जो क्या करता है, किसी संज्ञा या फिर किसी सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो सामान्य दशा में विशेषण किसे कहते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन फिर एक आपने नाम सुना होगा कि जो विशेषण की विशेषता बताता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रय विशेषण का नाम देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, प्रय विशेषण के रूप में जानते हैं। लेकिन एक बिंदु आता है, ये तो संज्ञा और सर्वनाम के लिए, लेकिन फिर बात आती है कि अगर कोई क्रिया की विशेषता बताता है तो उस दशा में हम क्या कहते हैं, तो उसे नाम दिया जाता है क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के रूप में नाम दिया जाता है। तो अब यहां पे शब्द क्या है, यहां पे आज, आज क्या है, आज की संकल्पना में कोई मतलब नहीं है। बारिश जो हो रही है, बारिश के परिप्रेक्ष्य आप कह सकते हो, बारिश के यहां पर फ्रीक्वेंसी को बताई गई कि बारिश कब हुई, दोपहर में हुई, रात में हुई, शाम में हुई, या फिर पूरे दिन हुई। तो बरसात की जब बात की जाए तो बरसात पूरे दिन हुई और ये क्या हो जाती है, आपकी क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में जानी जाती है। अर्थात शुद्ध रूप से हम कह सकते हैं कि ये क्रिया के परिप्रेक्ष्य में बताया जा रहा है और इसी कारण से क्रिया विशेषण अव्यय के रूप में यह आपका दिन भर शब्द इससे चिन्हित हो जाता है। एक शब्द है जो अशुद्ध वाक्य के बारे में चुनाव करना है और उससे आपको शुद्ध रूप क्या करना है, लिख के बताना है। तो शुद्ध रूप का एक सबसे अच्छा विकल्प कौन सा हो जाएगा, जैसे नाम दिया है कि आप नानी के घर जाओ। क्या है, एक नाम दिया है कि आप नानी के घर जाओ। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा कि आप नानी के घर जाइए, आप नानी घर जाओ, आप ने नानी के घर जाना है, आप नानी के घर जाओ। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, तो ये तो पढ़ने से ही पता चल जाता है। देखिए, आप नानी के घर जाओ ये तो कोई मतलब नहीं होगा, आपने नानी घर जाना कोई मतलब नहीं, आप नानी घर जाओ, ये नानी को थोड़ी ना भेज रहे हो, आप अपने आप को भेज रहे हो। और इस दशा में जो एक सही उत्तर होगा वो ये हो जाएगा कि आप नानी के घर जाइए, ये इसका सही उत्तर होगा। आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है एक छंद जो होता है सामान्य दशा में उसके पास कितने चरण होते हैं। छंद की जब बात की जाए तो छंद में कितने चरण होते हैं, 4 होते हैं, 6 होते हैं, 8 होते हैं, या फिर आपके 10 होते हैं। अगर हम छंद की बात करें तो छंद के अंतर्गत कितने आपके चरण देखने को मिल जाते हैं।
खासा अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिल जाता है। तो छंद के बारे में आपने सदैव सुना होगा, खास जब हम छंदों की बात करते हैं तो इसकी बनावट ही होती है आपका इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होता है, ये प्रथम पद माना जाता है। प्रथम पद के अलावा ये क्या माना जाता है, ये दूसरा पद माना जाता है। ठीक है, ये दूसरा पद माना जाता है, और इसी तरीके से ये तीसरा पद माना जाता है, और इसकी जब बात की जाए तो ये क्या होता है, ये चौथा पद माना जाता है। अब इस परिपेक्ष में देखा जाए तो चूंकि ये पहला और तीसरा जो होता है इसको हम सदैव क्या बोलते हैं, विषम पद की संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो ये विषम पद माना जाता है, जबकि दूसरा और चौथा जो होता है ये हमारे यहाँ पर सम पद के रूप में जाना जाता है। तो कोई भी छंद होता है अगर उसकी बात की जाए तो उसमें जो आपके चरण होते हैं वो आपने सदैव सुना होगा, 4 चरण आपको दिख मिलते हैं। कितने चरण, 4 चरणों की जब बात की जाए तो 4 चरणों से क्या होता है, इसका नाम आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो सम और विषम चरण पाए जाते हैं, 4 चरण बेसिकली आपके छंद के अंगत पाए जाते हैं। एक नाम आता है कि निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प हैं और उस विकल्प का चयन करिए जो निर्देश अनुसार क्या है, खास करके वाक्य परिवर्तन का एक सही जवाब देता है। और इस वाक्य परिवर्तन का जो संदर्भ है वो इससे है कि हाथी ने केला खाया, और हाथी ने केला खाया तो इसका आपको क्या बनाना है, इसको आपको बनाना है इसका कर्मवाच्य। तो हाथी ने केला खाया, इसका कर्मवाच्य क्या होगा, हाथी केला खाता है, हाथी केला खा लिया है, हाथी द्वारा केला खाया गया, या फिर हाथी केला खाया। शायद पिछले दिवस में हमने चर्चा भी किया था कि जब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं तो कर्मवाच्य में हम ये देख पाते हैं कि वहां पे कर्म की प्रधानता ली जाती है, और कर्म की प्रधानता की जब बात की जाए तो हाथी ने केला खाया, इसकी जगह पे क्या होगा, केले को खाने की प्रवृत्ति को दर्शाया जाएगा। और इस दशा में आप कह सकते हो कि हाथी के द्वारा क्या किया गया, केला खाया गया। तो केलों को खाने की बात चल रही है और इस दशा में क्या हो जाएगा, हाथी द्वारा केला खाया गया, हाथी द्वारा केला खाया गया, ये क्या हो जाएगा, इसका एक सही उत्तर हो जाएगा, और ये क्या होगा, एक कर्मवाच्य उदाहरण के रूप में देख मिलता है। बहरहाल एक नाम आता है कि रस, रस का संबंध धातु के रूप में माना जाता है। आज अगर हम रस की बात करें तो रस का संबंध किस एक धातु से माना जाता है, नाम है श्री से, कृ से, प्री से, या फिर आपके मृ से। खास अगर देखा जाए तो रस के संबंध को हम किस एक परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। आज रस की जब बात की जाए तो रस के बारे में आपने कई बार सुना होगा। रस की जब बात की जाए तो रस का नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है रस। रस की जब बात की जाए तो रस का संबंध किसके परिप्रेक्ष्य आपको देखने को मिलता है, रस का संबंध यह हमें देखने को मिलता है श्री से, कृ से, प्री से, या फिर आपके मृ से। खास अगर देखा जाए तो इसका नाम, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, रस का मतलब क्या है, रस का मतलब होता है कि जो बहता है, जो बहता है, लिक्विड की बात चली है तो जो बहता है, कौन चीज बहता है, आपके हृदय के भाव। हृदय में विभिन्न प्रकार के आपके भाव क्या होते हैं, उद्दीपित होते हैं, और उसी को हम इसके अंदर देख पाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, श्री। श्री मतलब आपने सदैव सुना होगा सृजन की संख्या। तो सृजन की जब बात की जाए, कोई चीज नए स्तर से जब जन्म लेती है तो उसी का हम यहाँ पे नाम दे पाते हैं। तो इस दशा में अगर हम श्री की बात करें तो रस के परिप्रेक्ष्य श्री धातु से इसका कह सकते हो कि निर्गमन माना जाता है, और इसे हम हिंदी के परिप्रेक्ष्य में बोलते हैं कि जो बहता है, क्या है, जो बहता है। और इस परिप्रेक्ष्य की जब बात की जाए तो रस का संबंध श्री से आपको देख मिलता है। एक नाम ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प हैं, और 4 विकल्पों की जब बात की जाए तो उसका चयन करिए। जैसे दिए गए मुहावरे का एक सही अर्थ वाला विकल्प है, क्या मुहावरा है, मुहावरा है गीदड़ भभकी। क्या मुहावरा है, मुहावरे का संदर्भ है गीदड़ भभकी। गीदड़ भभकी की जब बात की जाए तो इसका सही उत्तर क्या होगा, यह होगा कोरी धमकी, या फिर विरोध करना, या फिर धूर्त व्यक्ति, या फिर आपके आरोप लगाना। अगर हम बात करें तो गीदड़ भभकी का संबंध हमें दिख मिलता है। गीदड़ भभकी आपने देखा होगा सदैव आपके लोग क्या करते हैं, आपके बीच में देते भी रहते हैं। आपके बीच में लोग क्या करते हैं, गीदड़ भभकी आपको देते भी रहते हैं। और इसकी जब बात की जाए तो इसका संदर्भ आपको देखने को मिलता है। गीदड़ भभकी की जब बात की जाए तो गीदड़ भभकी का संदर्भ क्या होगा, यहाँ पे देख मिलता है। देखिए, एक तो होता है डराना धमकाना, और डराने धमकाने की जब बात की जाए तो यहाँ पे इसका जो संबंध होगा, पहली बात तो होती है कि शुद्ध रूप से डराना धमकाना, लेकिन जब बात आती है कि झूठो ढपकाना, बार बार होता ना, हमारे पैसा दे दो ना, तुम आए के मार देंगे, बहुत मर जाओगे तुम,
यही वाली बात होती है, जबकि वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यही वाली संकल्पना गीदड़ भव की, जो आपको झूठो दिया जाता है, अर्थात सीधे तौर पे कहा जाए तो ये कोरी धमकी होती है। जबकि विरोध करने का संदर्भ ऐसा कुछ नहीं होता है। विरोध में आप सीधे क्या कहते हैं, अपना विरोध जता देते हैं। और गीदड़ भव की जब बात की जाए तो ये जैसे होता ना, वो गीदड़ वाली कहानी आपने देखा था ना, वो एक लोमड़ी थी जिसने शेर की खाल पकड़ ली थी, तो उस तरीके से झूठ वाली संरचना। बहरहाल एक विकल्प है और विकल्प के अनुसार आपको क्या करना है, इसका पहचान करना है। शब्द क्या है, दशानन है। शब्द है दशानन। दशानन की जब बात की जाए तो दशानन का नाम हमें दिख मिलता है, और इसकी जब बात की जाए तो यह नाम प्रमुख रूप से। नाम की जब बात की जाए तो उसका नाम प्रमुख रूप से क्या नाम होता है, हमारे यूपी के परिप्रेक्ष्य में खास करके दशानन। दशानन की जब बात की जाए तो दशानन का एक सही संधि विच्छेद आपको दिख मिलता है, एक सही समास आपको दिख मिलता है। खास करके सही समास क्या होगा, नाम की जब बात की जाए तो ये नाम संबंधित आपको दिख मिलता है। 10 है आनंद जिसके, 100 है आनंद जिसके, या फिर 10 है आंगन जिसके, या फिर 10 है नान जिसके। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम प्रमुख रूप से। वर्षा सिंह सर आपके चैनल पे फ्री में पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ाना चाहते हैं? ठीक है, बीएससी एमएससी क्वालिफाइड एसएससी जीडी, अच्छी बात है। ठीक है गुरु, जिस दिन विस्तार करेंगे आपको जरूर सूचित करेंगे। ठीक है, अभी तो आप भी जानते हैं क्योंकि हम एक अकेले व्यक्ति हैं जिसने केवल जोश जोश में चीज़ तो चालू कर दी कि जब तक हमारी क्षमता होगी तब तक हम इसे खींचेंगे। ठीक है, तो अभी तो हमारे मन में कोई ऐसा है ना, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होगा तो ज़रूर आपको सूचित करेंगे। अगर आप दिल्ली से होंगे तो बिल्कुल आपके लिए सहज होगा। ठीक है, आप परेशान मत हो। यहाँ पर हम किसकी बात करें, दिए गए शब्द में सही समास वाला विकल्प आप चिन्हित करिए। नाम होता है दशानन। अब दशानन की जब बात की जाए तो आपने सदैव सुना होगा 10 है आनंद। क्या कहते हैं, 10 है आनंद जिसके। और 10 है आनंद का मतलब क्या है, सीधे शब्दों में आनंद का मतलब एक तरीके से समझिएगा सिर। सिर की जब बात की जाए तो सिर की संख्या जिसके पास 10 है उसको हम इस परिपेक्ष में दशानन के रूप में देख पाते हैं। ठीक है, बेसिक अगर देखा जाए तो एक नाम आता है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं और उस विकल्प का चुनाव करिए जो वाक्य के लिए एक अच्छा विकल्प है। अच्छा विकल्प मतलब आप कह सकते हो कि अनेकार्थी शब्द। और इसकी जब बात की जाए तो कहा जा रहा है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। क्या किया जाए, अगर यहां पे देखा जाए तो कहा जा रहा है कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। अगर इसकी बात की जाए तो ये नाम होता है असंभव, ये नाम होता है अनिवार्य, ये नाम होता है संभव, या फिर ये नाम होता है आजीवन। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा हमारे यहां पर, खास करके कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। क्या होता है, जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होगा कि जो किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होगा, सामान्य दशा में आपने देखा होगा असंभव। असंभव की जब बात की जाए तो इसका मतलब होता है जो किसी काम को किया ही नहीं जा सकता, कठिन कार्य की बात होती है। आजीवन का मतलब होता है पूरे जीवन भर, इसका तो कोई इससे लेना देना नहीं है। संभव की बात होती है कि जिस किसी काम को हम कर पाते हैं। लेकिन आपने सदैव देखा होगा कुछ एक प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न आते हैं जिनको हम कहते हैं अनिवार्य प्रश्न। अब अनिवार्य प्रश्न का मतलब भी होता है कि इसको आपको करना ही करना है। क्या करना है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका मतलब ही होता है कि इसको क्या करना है, आपको करना ही करना है। यह आपके लिए क्या है, पूरी तरीके से अनिवार्य है। आप इसको टाला मटोली नहीं कर सकते हैं। तो इस दशा में ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में, अनिवार्य। तो अनिवार्य की जब बात की जाए तो अनिवार्य का नाम ध्यान रखिएगा, हमारे यहां पर इसको टाला नहीं जा सकता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि अनेकार्थी शब्द का चुनाव करिए। जैसे एक शब्द है अरुण। अरुण की जब बात की जाए तो अरुण शब्द का हमें जो एक नाम देख मिलता है उसका संबंध देखने को मिलता है। अरुण की जब बात की जाए तो अरुण नाम का जो एक शब्द है, अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। खास अगर देखा जाए तो यह नाम होता है सूर्य के रूप में, यह नाम संबंधित होता है सोना के रूप में, यह नाम संबंधित होता है आकाश के रूप में, या फिर यह नाम संबंधित होता है आपके गोद के रूप में। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है किस एक परिप्रेक्ष्य में, खास करके अरुण का पर्यायवाची। अरुण की जब बात की जाए तो अरुण का एक पर्यायवाची आपको देखने को मिलता है। आज अरुण की जब बात की जाए तो अरुण का पर्यायवाची हमें देखने को मिल जाता है। खास अगर देखा जाए तो इसका नाम किस एक परिप्रेक्ष्य होता है। ठीक है, अरुण के पर्यायवाची की जब बात की जाए तो अरुण का पर्यायवाची यह हमें देखने को मिलता है, खासा अरुण। अरुण की जब बात की जाए तो अरुण का मतलब क्या होगा, तो शुद्ध रूप से आप भी जानते हैं ये पर्यायवाची होता है आपके सूर्य का। आज सूर्य की जब बात की जाए तो सूर्य के पर्यायवाची के रूप में
अरुण का इस्तेमाल किया जाता है। इवन अरुण की जब बात की जाए तो अरुण के परिपेक्ष में अलग अलग और भी नाम देख मिलते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा किसके बारे में, सूर्य के सारथी के रूप में। तो सूर्य के सारथी की जब बात की जाए तो सूर्य का सारथी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य का सारथी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्प दिए गए हैं और इस विकल्प को आपको क्या करना है, इसमें अधिकरण का चुनाव करना है। ठीक है, एक विकल्प दिया गया है और उस विकल्प के आधार पर आपको अधिकरण के बारे में विभक्ति चिन्ह को पहचानना है। अधिकरण कारक, अगर इसकी बात की जाए तो इसकी विभक्ति का पर्याय क्या होता है। खासा अगर देखा जाए तो नाम है आपके रा, रे, हे, अरे, या यहीं पे आप कह सकते हो कि खास करके से, के, या फिर यहीं कह सकते हो कि में, पर। अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम देख मिलता है। हमारे यहां पर अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है अगर उसे नाम दिया जाए तो उसका संबंध क्या होता है, अधिकरण कारक। बेसिक अगर देखा जाए तो इसका संबंध क्या होता है, अधिकरण कारक। आज अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है, अधिकरण कारक। नाम के रूप में देखा जाए तो ये आपको देखने को मिलता है, अधिकरण कारक। अधिकरण की मतलब एक संकल्पना होती है कि जैसे हम कह सकते हो कि मतलब किसी के ऊपर आधारित। आधारित की जब बात की जाए तो आधारित का संबंध क्या होगा, तो आधारित पे आपने सदैव सुना होगा, इसका संबंध होता है में या फिर पर पे। क्या होता है, में या फिर पर। सदैव आपने सुना होगा जैसे बोला जाता ना कि पुस्तक मेज पर रखी है। अगर इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, पुस्तक मेज पर रखी है। इसका मतलब आप कह सकते हो कोई आधार लेके है। जबकि अगर देखा जाए हे, अरे, इसका संबंध जो होता है वो क्या होता है, वो आपको संबोधन के रूप में दिख मिलता है। तो संबोधन की जब बात की जाए तो संबोधन कारक के रूप में हे, अरे का नाम आपको देखने को मिल जाता है। हे, अरे की जब बात की जाए तो ये क्या होता है, यह आपके किसके रूप में, संबोधन के रूप में दिख मिलता है। जबकि रा, रे की जब बात की जाए तो ये किससे समित है, ये आपके करण कारक के रूप में दिख मिलता है। किसमें, करण कारक की जब बात की जाए तो करण कारक के रूप में इसका नाम देखने को मिल जाता है। करण कारक की जब बात की जाए तो उसमें क्या होता है, रा, रे, री आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और से और के की जब बात की जाए, से या के या फिर द्वारा, इन सब की जब बात की जाए तो इन सब का संबंध होता है अपादान। ठीक है, तो अपादान की जब बात की जाए तो ये भी आपको देख मिलता है। नाम आता है कि 4 विकल्प है उसका चुनाव करिए। नाम है कि क्रिया भूतकाल से शुरू हो और अभी अभी समाप्त हुई हो, तो उस दशा में हम उसे क्या नाम देते हैं। हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर एक बिंदु आता है कि एक क्रिया है जो भूतकाल से शुरू हुई लेकिन आगे चल करके अभी अभी जस्ट क्या हुई है, समाप्त हुई है। अगर देखा जाए तो यह नाम होता है सामान्य भूतकाल को लेकर के, आसन्न भूतकाल को लेकर के, अपूर्ण भूतकाल को लेकर के, या फिर पूर्ण भूतकाल को लेकर के। हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो एक क्रिया का संबंध जो अभी अभी शुरू हुई और कह सकते हो कि जस्ट ही क्या हुआ, समाप्त हो गया। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है। देखिए, कोई भी क्रिया अगर कह सकते हो कि यहाँ पे शुरू होती है और जस्ट अभी अभी समाप्त होती है, इसका मतलब ये पूरी तरीके से जस्ट समाप्त हुई है। और जस्ट समाप्त होने का मतलब होता है कि ये आसन्न है, मतलब आधारित है। इन द सेंस आप कह सकते हो अपूर्ण का मतलब क्या है, अपूर्ण की जब बात की जाए मतलब ये अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी कंटिन्यू है। पूर्ण की जब बात की जाए, पूर्ण का मतलब है ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। और सामान्य की जब बात की जाए तो सामान्य की मतलब है ये अभी भी क्या है, एक तरीके से जारी आपको दिख मिलती है। ठीक है, ये क्या है, अभी जारी है। अपूर्ण की जब बात की जाए तो इसके बारे में संशय है और ये कह सकते हो कि ये समाप्त हुई नहीं है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर एक नाम आता है किसके बारे में, खास करके जब हम बात करते हैं पूर्ण, तो पूर्ण का मतलब हो चुका है कि ये समाप्त हो चुकी है। तो ये अलग अलग नाम आपको मिलते हैं। जबकि आसन्न की बात की जाए तो आसन्न का मतलब ही होता है कि हमारे यहाँ पर ये अभी अभी क्या हुई है, खत्म हुई है। ठीक है, हम यहाँ पे बात करें तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि एक वाक्य संरचना के आधार पे आपको भेद बताना है। एक शब्द है जिसका वाक्य संरचना के आधार पे भेद बताना है और शब्द क्या है, अनु ने देखकर निबंध लिखा। क्या किया, अनु ने देख करके निबंध लिखा। अब इसकी जब बात की जाए तो इसका पर्याय क्या होगा, ये कृदंत क्रिया के अंतर्गत आता है, ये नाम धातु के अंतर्गत आता है, या फिर ये पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है, या फिर ये संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आता है। अगर देखा जाए तो ये संबंधित हमें देखे मिलता है। आज हमारे यहां पर देखा जाए तो हमारे यहां पर इसका संबंध हो जाता है कि अनु ने क्या किया, अनु ने देख करके निबंध लिखा। अनु ने देख करके निबंध लिखा। और इसकी जब बात की जाए तो इसका संबंध हमें देख मिलता है, अनु ने देख करके निबंध लिखा। एक बात तो क्लियर है कि अगर देखा जाए तो उसने क्या किया, पहले देखा और फिर बाद में लिखा।
तो इस दशा में क्या होगा, ये पूर्वकालिक क्रिया का एक उदाहरण हो जाता है। किसका? पूर्वकालिक क्रिया की जब बात की जाए तो ये पूर्वकालिक क्रिया का एक बेसिकली उदाहरण देख मिलता है, जिसमें उसने पहले क्या किया, पहले उसने देखा और फिर बाद में क्या किया, उसने निबंध को लिखा। तो इस तरीके से ये क्या होगा, पूर्वकालिक क्रिया का नाम लिखेगा। जबकि संयुक्त की जब बात की जाए तो संयुक्त में आपने देखा होगा कि दो क्रियाओं का संजस्य होता है। और नाम धातु की जब बात की जाए तो नाम धातु में आपने सदैव देखा होगा कि जहां पे हम कर्ता को प्रधानता में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से नाम देख मिलता है। बहरहाल, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? क्या है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? नाम की बात करें तो यह है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या फिर आपके उत्तम पुरुष। तो इसका नाम देखने को मिलता है। हमारे यहां पर अगर देखा जाए तो एक नाम आता है किसके बारे में, कि पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। खास अगर देखा जाए तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या फिर उत्तम पुरुष। तो सदैव आपने सुना होगा कि हमारे यहां पे जब बात आती है पुरुषवाचक सर्वनाम को लेकर के, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की तीन अवस्थितियां आपको दिख मिलती हैं। और इन तीन स्थितियों की जब बात की जाए तो तीन स्थितियां कौन सी होती हैं? सदैव आपने सुना होगा किसके बारे में, जब हम बात करते हैं उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के अलावा आपने दूसरा नाम सुना होगा मध्यम पुरुष, और मध्यम पुरुष के बाद फिर आपने सुना होगा अन्य पुरुष। तो ये तीन नाम आपको देखने को मिलते हैं। यहां पे एक ऐसी संकल्पना यहां नहीं देख मिलती है जिसको हम कहते हैं अति उत्तम पुरुष। तो अति उत्तम पुरुष का कोई भी सामंजस्य आपको नहीं देखने को मिलता है। अति उत्तम पुरुष की जब बात की जाए तो यह हमें नहीं देखने को मिलता है। बाकी अगर देखा जाए तो अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये सब क्या हो जाते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के क्या होते हैं, मुख्यतः आपके भेद होते हैं। वैसे सर्वनाम की जब बात की जाए तो सर्वनाम आपके 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब हम केवल पुरुषवाचक की बात करते हैं तो पुरुषवाचक की ये 3 आपके भेद आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि एक शब्द को चिन्हित करिए और उसका सही स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो अगर हम स्त्रीलिंग शब्द की बात की तो यह शब्द है, एक नाम आता है प्रबंधनकर्ता। आज प्रबंधनकर्ता की जब बात की जाए तो प्रबंधनकर्ता का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? नाम की बात की तो यह होता है प्रबंधनकर्ता, प्रबंधनकीन, प्रबंधी या फिर प्रबंधकार्ती। अगर इसकी बात की जाए तो इसका सही जवाब होगा, हमारे यहां पर खास करके यह नाम आपको दिख मिलता है, प्रबंधनकर्ता। प्रबंधनकर्ता की जब बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है। तो आपने कर्ता के बारे में सदैव सुना होगा, कर्ता का हो जाता है कर्त्री। ठीक है, तो यहां पे जो एक जवाब होगा वो हो जाएगा, हालांकि यहां टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, प्रबंधन कर्त्री के रूप में इसे नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सही स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका एक स्त्रीलिंग सही वाला है वो क्या हो जाता है, प्रबंधन कर्ती के रूप में नाम लिया जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो टाइपिंग का मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इसका सही जवाब होगा। इसमें से हम कोई ना चुनाव करेंगे क्योंकि भाई गलत है तो गलत है। ठीक है, प्रबंधन कर्त्री की जब बात की जाए तो ये इसका सही एक उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि दिए गए शब्द में से एक सही बहुवचन का चुनाव करिए। क्या करिए? सही बहुवचन का चुनाव करिए। शब्द क्या है? नेता। नेता की जब बात की जाए तो नेता का यहां पर विकल्प क्या होगा, बहुवचन क्या होगा? सामान्यतः आप भी जानते हैं, नेते हो जाएगा, नेतो हो जाएगा या फिर नेताओं हो जाएगा या फिर आपके नेता हो जाएगा। खासा अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमारे यहां पर दिए गए शब्द का एक बहुवचन स्वरूप आपको दिख मिलता है। एक्चुअली जब आप लोग एक तरीके से कह सकते हो कि एक वचन दो वचन की बात करते हैं तो उस दशा में आपने देखा भी होगा कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि ये सदा ही एक वचन भी होते हैं, और एक वचन के अलावा अगर देखा जाए तो वही शब्द सदा ही क्या होते हैं, बहुवचन में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो एक वचन की बात हो या फिर बहुवचन की बात हो, दोनों जगह पे क्या होते हैं, सेम एडजेक्टिव आपके इस्तेमाल किए जाते हैं। तो नेता का क्या हो जाएगा, नेता का बहुवचन नेता ही होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि केवल नेता की बात होती है, नेता के अलावा और भी कुछ शब्द हैं, जैसे आप कह सकते हो कि पिता, पिता के अलावा दादा, दादा के अलावा चाचा। ठीक है, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी जब बात की जाए तो ये सदैव क्या होते हैं, आपके एक वचन और साथ ही साथ बहुवचन दोनों में क्या होते हैं, एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं। बात आती है कि निम्न वाक्य में विशेषण किस एक अवस्था में आपको दिख मिल रहा है। जैसे एक शब्द है कि यह करेला कड़वा है। क्या है? यह करेला कड़वा है। अब करेले की जब बात की जाए तो करेला कड़वा है
अब इस दशा की जब बात की जाए तो इस दशा के लिए क्या नाम होता है? उत्तरा अवस्था, या फिर मूल अवस्था, या फिर आप कह सकते हो उत्तमा अवस्था, या फिर अधिकावस्था। नाम की जब बात की जाए तो ये नाम हमें देखने को मिल जाता है। खास अगर देखा जाए तो इसका संबंध हमें देखने को मिलता है कि यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। और अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम देखने को मिल जाता है, यह नाम हमें देखने को मिलता है, यह करेला कड़वा है, यह करेला कड़वा है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका संबंध क्या होता है? सामान्य दशा में अगर देखा जाए तो विशेषण, अगर हम विशेषण की बात करें तो विशेषण का संदर्भ ही होता है किसी के बारे में क्या करना, एक विशेष व्याख्या देना। और विशेषण की जब बात की जाए तो मतलब विशेषता बताना। लेकिन सामान्यतः विशेषता की जब बात की जाए तो कुछ संदर्भों को आपने देखा होगा जहां पे कंपेयर की जाती है। लेकिन कंपेयर करने के अलावा अगर देखा जाए जहां पे एक व्यक्ति में, दो व्यक्ति में, चार व्यक्ति में कंपेयर किया जाता है, लेकिन जब किसी की कंपेयर ना किया जाता है, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि उनकी तुलना ना की जाए, वह मुख्य रूप से क्या हो, अपने आप में ही विशेष हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मूल अवस्था नाम देते हैं। अब मूल अवस्था की जब बात की जाए तो बहुत सारी चीजें मूल अवस्था में होती हैं। जैसे करेले की जब बात की जाए तो करेले की ये क्वालिटी है, क्या है? करेले की जब बात की जाए तो करेले की ये क्वालिटी है कि वो कड़वा ही होगा। करेले की जब बात की जाए तो करेले की ये क्वालिटी है कि ये क्या होगा? कड़वा ही होगा। इवन आप कह सकते हो कि जैसे कुछ शब्दों की बात की जाए, जैसे आपने सुना होगा कि सुंदर, अगर हम बात करें तो मोर क्या होता है? मोर सुंदर ही होता है। कभी आपने देखा है कि मोर बेकार हो? मोर की जब बात की जाए तो ये सुंदर होगा। वाणी जो होती है वो क्या होती है? वो सदैव आपके मधुर ही होती है। तो वाणी की जब बात की जाए तो ये सदैव मधुर होती है। तो कुछ ऐसी संकल्पनाएं जो अपने आप में क्या होती हैं? सुनिश्चित होती हैं, उनको हम क्या देखते हैं कि वो अपने मूल अवस्था में ही रहती हैं, उनका कोई परिवर्तन आपको नहीं देख मिलता है। तो विशेषण की जब बात की जाए, जब कंपेयर की बात आती है तो उसका अलग मसला है, लेकिन जब हम बात करती है कि अपने वास्तविक स्वरूप में होती है तो आपके मूल अवस्था के रूप में जानी जाती हैं। दिए गए विकल्प का एक सही बहुवचन का चुनाव करिए। और इसकी जब बात की जाए तो एक शब्द है कि ऋतु। आज ऋतु की जब बात की जाए तो ऋतु का बहुवचन क्या होगा? ऋतु की जब बात की जाए तो ऋतु का बहुवचन क्या होगा? खास आपने सुना होगा ऋतुएं बोला जाता है, ऋतुओं बोला जाता है, या फिर ऋतुओं या ऋतुएं। अगर इसकी बात की जाए तो यह नाम देखने को मिलता है। सामान्य दशा की जब बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सामान्य दशा में अगर इसकी बात की जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है ऋतु। ऋतु की जब बात की जाए तो ऋतु का संबंध हमें देखने को मिलता है। तो एक नाम ध्यान रखिएगा, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हमारे यहाँ पर कुछ शब्द आते हैं जिनके अंतिम में क्या होता है? आ आता है, या फिर जिनके अंतिम में ई आती है। तो जहां पे आ और ई आती है, अगर इनकी बात की जाए तो इनको छोड़ करके, ठीक है, आ और ई, अगर इनकी बात की जाए तो इन्हें छोड़ करके और भी जितने वाक्यांश आते हैं, अगर इनकी बात की जाए तो ये किसी शब्द के अंत में आते हैं, तो उस दशा में क्या होता है? उस दशा में हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं। क्या करते हैं? चंद्र बिंदु लगा देते हैं। तो जैसे आपने सुना होगा बहू, तो बहू का क्या बोला जाता है? बहुएं, ठीक है, तो बहू का बहुएं हो जाती हैं। सेम इसी पैटर्न पे आप कह सकते हो कि जैसे ऋतु, ऋतु का क्या हो जाएगा? ऋतु का ऋतुएं हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ऋतु और ऋतुओं की जब बात की जाए तो ऋतुओं का संबंध आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो वस्तु, तो वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तु का वस्तुएं, ठीक है। तो ये शब्द आपको देख मिलते हैं। तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पर जहां पर कहीं आ और आ, ई और ही ये आती है, अगर इनकी बात की जाए तो इन दशा में खास करके इनको छोड़ करके जब कोई विषय ऐसा आता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? वहां पे ए मात्रा लगा देते हैं उसके अंतिम में, ताकि उसे क्या किया जाए? उसे हम प्लूरल बना पाए, ठीक है। आगे की बात आती है कि तुलसीदास जी के द्वारा, आज तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास के द्वारा रचित एक महाकाव्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम तुलसीदास की बात की जाए तो तुलसीदास का संबंध हमें देख मिलता है, और तुलसीदास के परिप्रेक्ष्य में खास करके तुलसीदास के द्वारा लिखा एक प्रसिद्ध महाकाव्य आपको देखने को मिल जाता है। तुलसीदास,
आज तुलसीदास की जब बात की जाए तो तुलसीदास के द्वारा कौन सी एक पुस्तक लिखी गई है? अब तुलसीदास के द्वारा तो आप भी जानते हैं जो एक बड़ी महत्वपूर्ण फेमस है वो है आपका रामचंद्रमानस। क्या नाम है? रामचरितमानस की जब बात की जाए तो इसके बारे में आपने सदैव सुना होगा। यह तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में लिखी गई है और सामान्य रूप से आप भी जानते हैं कि इसमें 7 अलग अलग क्या है कांड आपको देख मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः आपने सुना होगा कि बाल कांड की जब बात की जाए तो ये बहुत लंबा माना जाता है और सामान्यतः अगर देखा जाए तो जो किष्किंधा कांड है, किष्किंधा कांड की जब बात की जाए तो ये काफी छोटा माना जाता है। ठीक है, तो ये रामचरितमानस इनके माध्यम से ध्यान रखिएगा। बाकी इसी से साथ ध्यान रखिएगा रामायण। रामायण की जब बात की जाए तो ये वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है और वाल्मीकि ने क्या किया है, इसको संस्कृत भाषा में लिख रखा है। ठीक है, तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत भाषा में है। रामचंद्र की जब बात की जाए तो उन्होंने, तुलसीदास की जब बात की जाए तो रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस लिखी गई है। रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये केशवदास के द्वारा। केशवदास की जब बात की जाए तो केशवदास के द्वारा रामचंद्रिका आपको देखने को मिल जाती है। और अखरावट की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की जब बात की जाए तो उनके द्वारा अखरावट, इवन आपने पद्मावत नाम भी सुना होगा। पद्मावत की जब बात की जाए तो पद्मावत और अखरावट ये किसके द्वारा? मलिक मोहम्मद जायसी के माध्यम से देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि स्वर रहित व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन के परिप्रेक्ष्य कह सकते हो कि जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर रहित व्यंजन जब खास करके क्या होता है, एक स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जैसे मान लेते हैं एक शब्द है सा, ठीक है, और एक शब्द है सा, क्योंकि ये जो सा है इसमें आप भी जानते हैं क्या इस्तेमाल है, इसमें स प्लस आ, ये क्या है? ये स्वर सहित है। तो जब ऐसी संकल्पना आपको मिलती है तो यहां पे आपने देखा होगा क्या बन जाएगा, सीधे शब्दों में ये कुछ ऐसी संरचना बना लेगा। ठीक है, और ऐसी संरचना जब बनेगा तो उस दशा में इसे क्या बोलेंगे? संयुक्त अक्षर के रूप में जानेंगे, द्वित्व के रूप में जानेंगे, तालव्य के रूप में जानेंगे, या फिर आपके स्वर तंत्रीय के रूप में नाम देंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो सदैव आपने सुना होगा, इसकी जब बात की जाए तो ये क्या हो जाता है, यह हमारे यहां पर संयुक्त अक्षर के रूप में जाना जाता है। और ऐसा संबंध नहीं है कि केवल सेम पैटर्न के शब्द मिले, यहाँ पे शब्दों के मिलने की अवस्थिति जो होती है वो अलग भी हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा, मान लेते हैं कि का के साथ आपका छ मिल गया तो उस दशा में क्या बनता है? उस दशा में आपने देखा होगा छ बन जाता है। ठीक है, तो क के साथ जब आपका छ मिलता है तो उस दशा में क्या मिल जाता है? वहां पे आपका श बन जाता है। क के साथ का के साथ स मिलता है तो उस दशा में क्या होता है? छ बन जाता है। तो ये क्या है? ये स्वर रहित है और ये क्या है? ये स्वर के साथ है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसका नाम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, यहां पर इसका नाम देखने को मिल जाता है। इसी तर्ज पर जैसे आपने सुना होगा ता, तो ता के साथ र मिल जाता है तो यहाँ पे क्या बन जाता है? त्रय बन जाता है। ठीक है, त्रय की जब बात की जाए तो ये बन जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ज के साथ जब इया मिलता है तो वहां क्या बनता है? ज के साथ इया जब मिलता है तो आपने देखा होगा गे बन जाता है। ठीक है, तो गे की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से हिंदी वर्णमाला की जब बात की जाए तो हिंदी वर्णमाला में 4 आपके संयुक्त स्वर देखे जाते हैं और इनकी संख्या कुछ इस तरीके से होती है। तो स के साथ र मिलता है तो क्या हो जाता है? श्रय हो जाता है। ठीक है, तो श्रय हो गया, गे हो गया, त्रय हो गया, छ हो गया, इन सब की जब बात की जाए तो आपको इसमें देख मिलते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा कि रंगभूमि। आज रंगभूमि की जब बात की जाए तो रंगभूमि किस एक प्रसिद्ध लेखक के द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध उपन्यास के रूप में जानी जाती है। ठीक है, उपन्यास की जब बात की जाए तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद के द्वारा, हरिशंकर परसाई के द्वारा, धर्मवीर भारती के द्वारा, या फिर आपके विष्णु शास्त्री के द्वारा। तो यह नाम किससे समित होता है? तो आप भी जानते हैं ये पुस्तक लिखी गई है प्रेमचंद के माध्यम से। किसके? प्रेमचंद की जब बात की जाए तो प्रेमचंद ने क्या किया है? रंगभूमि नाम के पुस्तक को लिख रखी है। हालांकि प्रेमचंद की जब बात की जाए तो इनके माध्यम से और भी कुछ पुस्तक लिखी गई हैं, जैसे आपने कर्मभूमि के बारे में सुना होगा। ठीक है, कर्मभूमि की जब बात की जाए तो ये भी पुस्तक इन्हीं के माध्यम से लिखी गई है। इवन आपने सुना होगा जैसे गोदान है, गोदान के अलावा गबन है, गबन के अलावा करबला है। ठीक है, एक नाम और ध्यान रखिएगा मंगलसूत्र है। तो ये सारी रचनाएं भी आपकी प्रेमचंद की आपको मिलती है। प्रेमचंद
खासा आपने सुना भी होगा, इनका नाम लिया जाता है किसके रूप में, धनपत राय के रूप में। तो धनपत राय जो है ये इनका ओरिजिनल नाम है। मुख्यतः आप भी जानते हैं बनारस से इनका संबंध था। और अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने हंस नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन किया है। किसका, हंस नाम की पत्रिका का भी प्रकाशन कर रखा है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित है। क्या है, कौन सा व्यंजन ऐसा है जो नासिका के द्वारा उच्चारित है, ड़, ज, ड या फिर द है। कौन सा एक ऐसा व्यंजन है जो आपके नासिका के द्वारा उच्चारित होता है। मतलब आप कह सकते हो कि जो नाक के द्वारा एक तरीके से उच्चारित किया जाता है। अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इनकी बात की जाए तो इनका नाम देखने को मिल जाता है। अच्छा, नाम भी ले लें, अरे भैया काहे गुस्सा रहे हो। ठीक है, सबका नाम ले लेंगे, लेकिन ये है कि मतलब थोड़ा सा नाम, अच्छी बात है आप लोग जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। पहली बात तो ये है। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यदुवंशी, क्या नाम है, यदुवंशी बरेली वाले। अब ऐसा नाम लिखे हो तो कैसे हम ले पाए। ठीक है, सचिन, चाणक्य एकेडमी, जितेंद्र, इनोसेंट गर्ल हैं, उमाकांत राजपूत हैं, गरिमा सिंह हैं, रुपेश हैं, विशाल हैं, अभय हैं, राहुल कुमार हैं, रुपेश हैं, नम्रता मौर्य हैं, पुष्पेंद्र हैं, अभय, पप्पू, रूबी, अंकित कुमार, मणिपाल सिंह। ठीक है, कई सारे लोग तो जुड़े हैं, अच्छी बात है। तो एक काम जरूर कर दिएगा कि आप लोग जुड़े हैं तो इस सेशन को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी करिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों के पास भी एक समग्र सूचना पहुंचे कि आपकी ये क्लास चल रही है। खास किसके परिप्रेक्ष्य में, जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पे हिंदी की क्लास को लेकर के। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो नासिका के द्वारा कौन सा व्यंजन आपका उच्चारित किया जाता है। तो आज नासिका की बात की जाए तो नासिका के परिप्रेक्ष्य आपने सुना होगा, जब भी हिंदी वर्णमाला की बात आती है तो हिंदी वर्णमाला में आपने देखा होगा खास करके जो पंचम अक्षर होता है। तो हिंदी वर्णमाला की जब बात की जाए तो उसमें जो आपका पंचम अक्षर होता है, खास अगर देखा जाए तो पंचम अक्षर जो पंक्ति की परिप्रेक्ष्य में पंचम अक्षर आपको मिलता है, वह क्या होता है, वह नाक के द्वारा आपका उच्चारित किया जाता है। अब जैसे आपने सुना होगा क ख ग घ ङ, ठीक है, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न। तो ये जो शब्द होते हैं अगर इनकी बात की जाए तो ये इसमें शामिल होते हैं। तो खास जैसे क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र ल व स। तो इन सब की जब बात की जाए तो ये सब क्या होते हैं, यह मुख्य रूप से आपके नासिका के द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कौन सा व्यंजन, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की काफी फेमस है। आज जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की काफी फेमस रचना मानी जाती है परिमल। परिमल के अलावा अगर देखा जाए तो नीरजा, नीरजा के अलावा कामयानी या फिर आपके अनामिका। नाम की जब बात की जाए तो किसके परिप्रेक्ष्य में, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जब बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में जो सबसे फेमस रचना है, सबसे फेमस रचना की जब बात की जाए तो इनका नाम प्रमुख रूप से देख मिलता है। पहली बात तो जयशंकर प्रसाद के बारे में आपने सुना होगा, जैसे इनकी रचना है आंसू। आंसू, आंसू की जब बात की जाए तो आंसू इनकी एक विशेष रचनाओं में आपको देखने को मिल जाती है। आंसू, आंसू की जब बात की जाए तो आंसू इनकी विशेष एक रचना जानी जाती है। इवन आपने लहर के बारे में सुना होगा, लहर, प्रेम पथिक, प्रेम पथिक, ये सब क्या हो जाती हैं, इनकी रचनाएं हैं। लेकिन जो इनकी प्रसिद्धि है वह किस कारण से है, तो आपने सदैव सुना होगा कामयानी के माध्यम से। कामयानी की जब बात की जाए तो कामयानी का नाम ध्यान रखिएगा, जिसके माध्यम से जयशंकर जी को जब हम बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली। नीरजा की जब बात की जाए तो नीरजा किसकी है, तो नीरजा आपने महादेवी वर्मा का नाम सुना होगा, महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा का नाम ध्यान रखिएगा, जिनकी रचना होती है नीरजा। ठीक है, तो नीरजा की जब बात की जाए तो ये महादेवी वर्मा की आपको देखने को मिल जाती है। और परिमल और अनामिका की जब बात की जाए तो ये किसकी रचना है, तो ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी की, निराला की। ठीक है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी की जब बात की जाए तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जब बात की जाए तो इनकी रचना कौन होती है, ये होती है परिमल और अनामिका। ठीक है, आगे की जब बात की जाए तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, तितली, झरना, लहर, कंकाल, ये सारी इनकी रचनाओं में आती हैं। ठीक है, तितली, झरना, लहर, कंकाल की जब बात की जाए तो ये भी आपकी इसी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बताइएगा, चार विकल्प हैं और चार विकल्पों के परिप्रेक्ष्य में एक सही संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या बताना है,
नाम दिया गया है कि धर्मात्मा। और धर्मात्मा शब्द की बात की जाए तो धर्मात्मा शब्द का एक सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मा प्लस आत्मा, या फिर धर्म प्लस आत्मा, या फिर धर्मा प्लस तमा, या फिर धर्मा प्लस तमा। तो इसमें देखिए सारे लगभग क्लियर है, क्योंकि धर्मात्मा में धर्मा कहीं पे नहीं लगता है, अगर लगता है तो वो लगता है धर्म। तो सीधे शब्दों में पता चला बी वाला ऑप्शन सही है, धर्म प्लस आत्मा। क्या हो जाएगा? धर्म प्लस आत्मा। खासा ध्यान रखिएगा, जब भी कोई दो सार्थक शब्द जुड़ते हैं या मिलते हैं तो उस दशा में समास की संकल्पना आपको देख मिलती है। सार्थक शब्द मिलते हैं तब संधि होती है, लेकिन जब उनका विच्छेदन किया जाता है तो उसे हम समास विग्रह के रूप में जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धर्म प्लस आत्मा की जब बात की जाए तो ये आपको देख मिल जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो कहा जा रहा है फिर से एक बार एक समान अर्थ वाला शब्द बताइए, जैसे कौशल। कौशल, इसका मतलब समान अर्थ मतलब कह सकते हो कि पर्यायवाची। आपको क्या बताना है? पर्यायवाची की संज्ञा देनी है। तो पर्यायवाची की जब बात की जाए तो कौशल का पर्यायवाची क्या होता है? दक्षता, ज्योत्सना, नीड़ या फिर चपल। तो इसका संबंध क्या होगा? कौशल की जब बात की जाए तो कौशल शब्द की पर्यायवाची। कौशल आजकल काफी चर्चा का शब्द है, आपने सुना भी होगा, अंग्रेजी में जिसको हम स्किल के रूप में जानते हैं। अब स्किल की जब बात की जाए तो स्किल का मतलब है दक्षता। बोला जाता ना कि आपकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके अंदर दक्षता नहीं है, आप कौशल युक्त नहीं है। बाकी ज्योत्सना वगैरह की जब बात की जाए, नील की बात की जाए, चप्पल की बात की जाए तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे की बात आती है सही संधि विच्छेद का चयन करिए। संधि विच्छेद क्या है? शब्द है सूक्ति। सूक्ति की जब बात की जाए तो सूक्ति शब्द का एक सही संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस उक्ति, स प्लस उक्ति, सु प्लस कित्ति, या फिर स प्लस उक्ति। तो सामान्य शब्दों में आपने देखा होगा कि संधि विच्छेद के परिप्रेक्ष्य में जैसे समास हमारे बनते हैं कि दो आपके सार्थक शब्दों को लेकर के हम इसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग समास के परिप्रेक्ष्य में भी देख पाते हैं, खास करके संधि जब करते हैं तो संधि का भी आधार इसी क्रम में आपको देखने को मिल जाता है। और संधि के परिप्रेक्ष्य क्या होता है? कुछ आपकी मात्राएं देखने को मिलती हैं और उन्हीं मात्राओं के ही संदर्भ में उनको ही जब जोड़ा जाता है तो उसी से क्या होता है? इनका निर्माण आपको देखने को मिल जाता है। तो जैसे एक आपने नाम सुना होगा कि जब कभी ऊ के साथ मतलब छोटा ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़ता है तो उस दशा में क्या होता है? बड़ा ऊ बन जाता है। ठीक है, छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ बन जाता है। और ये हमें कहाँ देख मिलता है? तो ये आपने कई बार सुना होगा। हमारे यहाँ पर स्वर संधि की जब बात की जाए तो उसमें एक शब्द आता है दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि की जब बात की जाए, जहां पे समान स्वर मिलता है तो उस दशा में क्या होता है? दीर्घ स्वर बन जाता है। अब यहाँ पे अगर शब्दों की बात की जाए तो ए वाला आपका सही जवाब होगा, क्योंकि इसमें जो बनावट बन रही है वो क्या बन रही है? आप कह सकते हो सु और सु के पास उक्ति। अब आप एक नाम देख सकते हैं कि सु में क्या लगा है? छोटा ऊ लगा है। और इसी तरह पे उक्ति की जब बात की जाए तो उसमें भी छोटा ऊ लगा है और फिर बना क्या? बड़ा ऊ बन गया। तभी आपने देखा कि हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था सुकुत्ती। तो सूक्ति की जो संकल्पना है यहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा है। ठीक है, बड़ा ऊ की मात्रा उल्टी दिशा में लगती है, खास आपने इस तरीके से देखा, जबकि छोटे ऊ की मात्रा क्या होती है? ये कुछ इस तरीके से लगती है। ठीक है, तो ये आपको देख मिलता है किस परिप्रेक्ष्य में समान स्वर जब एक साथ आपके मिलते हैं तो उस दशा में क्या होता है? उस वर्ण का दीर्घ स्वर बन जाता है और दीर्घ स्वर इसके रूप में नाम आता है। ठीक है, आगे की बात आई कि कहा जा रहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो प्रत्यय से नहीं बना है? क्या है? प्रत्यय के द्वारा नहीं बना है। शब्द आपका है लालिमा, शक्तिमान, टुकड़ी या फिर आपके सफल। कौन सा एक ऐसा नाम है जो इसके माध्यम से आपका नहीं बना है? अगर इसकी बात की जाए तो यह प्रत्यय से नहीं बना है। यह प्रत्यय से नहीं बना है। लालिमा, टुकड़ी, शक्तिमान, सफल। देखिए, प्रत्यय के बारे में हमने बताया था कि प्रत्यय की जब बात की जाए तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय एक ऐसी संकल्पना होती है जो शब्द के अंत में लगती है। ठीक है, अंत में लगती है। जैसे हम कह सकते हैं लाल प्लस इमा, लालिमा। ठीक है, शक्ति प्लस मान, तो शक्ति प्लस मान। फिर आपका टुकड़ा प्लस ई, टुकड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होते हैं? ये आपके शब्द बन जाते हैं। यहाँ पे इमा है, मान है, ई है, ये सारे प्रत्यय हैं। जबकि सफल की जब बात की जाए तो फल के साथ क्या हो गया? सफल लगा, तो स का संदर्भ होता है साथ, फल के साथ साथ, तो फल के साथ साथ अर्थात सफल, और ये क्या हो जाएगा? यही आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो सफल की जब बात की जाए तो सफल का संदर्भ ध्यान रखिएगा, इसमें कोई आपका प्रत्यय
नहीं लगा है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम आता है कि एक विकल्प का चयन करिए और उसके अनुसार सही शब्द बताइए। कहा जा रहा है कि अवगुण, अवगुण शब्द में उपसर्ग है। आज अवगुण की जब बात की जाए तो अवगुण शब्द में एक उपसर्ग है गुण, अ, अव, ण। यहां पर उपसर्ग तो समान दशा में अभी आपने देखा प्रत्यय अंत में लगता है, जबकि अगर हम उपसर्ग की बात की तो ये क्या होता है, ये आपके आरंभ में लगता है। उपसर्ग की जब बात की जाए तो ये शब्द के आगे लगता है। अगर यहां पे देखा जाए तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप कह सकते हो कि इसका संबंध क्या होगा, तो नाम के रूप में अगर देखा जाए तो ये होगा गुण, अ, अव या फिर ड। तो अवगुण में आपने कई बार सुना होगा क्या बोला जाता है, अव प्लस गुण। क्या कहते हैं, अव प्लस गुण। और गुण के परिपेक्ष में अव की जब बात की जाए तो ये आपका यहां से आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो अव की जब बात की जाए तो अवगुण में क्या शब्द लगा है, अव प्लस गुण लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल जाता है, अव प्लस गुण इसमें देखने मिलता है। एक नाम आता है कि दिए गए विकल्प और विकल्प के परिप्रेक्ष्य में उसका सही तद्भव रूप बताइए। जैसे एक शब्द है ग्राम, आज ग्राम की जब बात की जाए तो ग्राम का एक सही तद्भव रूप बताइए। ग्राम की जब बात की जाए तो ग्राम का एक सही तद्भव रूप बताइए। ग्राम का एक सही तद्भव रूप बताइए। ग्राम का एक सही तद्भव रूप। शहर का तो कोई ऐसा सीन नहीं, सड़क का है नहीं, गांव का और खेत का। खेत के बारे में आपने सुना होगा, खेत का होता है क्षेत्र, खेत का होता है क्षेत्र। और गांव की जब बात की जाए तो गांव को बोला जाता है गांव, गांव को गांव बोला जाता है। तद्भव और तत्सम, तत्सम के बारे में आपने सदैव सुना होगा। तत्सम की जब बात की जाए तो ये मुख्य रूप से माने जाते हैं संस्कृत शब्द, और जबकि तद्भव की जब बात की जाए तो तद्भव इन्हीं से निकल के आता है और इसको हम मानते हैं जो वर्तमान में आपके प्रयोग किए जाते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि ये आपके लोकल शब्द आपके इस्तेमाल होते हैं। तो तत्सम मतलब आप कह सकते हो कि ये संस्कृत भाषा का एक विशेष शब्द आपको मिलता है, जिसकी उत्पत्ति की जब बात की जाए तो इसका संदर्भ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यह प्रमुख रूप से आपको देखने को मिलता है, ये संस्कृत भाषा का संबंधित एक आपका शब्द होता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो एक नाम ध्यान रखिएगा किसके परिप्रेक्ष्य में, कि प्रश्न में विकल्प दिए गए हैं और विकल्पों के अनुसार क्या करना है, सही समान अर्थ वाला क्या करना है, एक आपको शब्द चुनना है। जैसे एक शब्द है पत्थर, आज पत्थर की बात की जाए तो पत्थर का सही शब्द क्या होगा, पत्थर का पाषाण होगा, नवचर होगा, गिरी होगा या फिर आपके निर्भय होगा। खास करके पत्थर की जब बात की जाए तो पत्थर का एक सही विकल्प क्या होगा। और बेसिक अगर आप लोग इस सेशन में जुड़े हैं तो एक काम जरूर करिएगा कि इस सेशन को लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास भी साझा कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों के पास भी इसे भेजा जा सके। दिए गए विकल्पों में से उसका चयन करिए जो सही समान अर्थ वाला देख मिलता है। समान अर्थ मतलब पुनः आप कह सकते हो कि ये पर्यायवाची। अब पत्थर के पर्यायवाची की जब बात की जाए तो पत्थर का पर्यायवाची क्या होगा, सीधे शब्दों में आप कह सकते हो इसका सही जवाब होगा पाषाण, क्योंकि पाषाण की जब बात की जाए तो पाषाण आपका पत्थर का क्या होता है, पर्यायवाची के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो पर्यायवाची की जब बात की जाए तो इसका नाम ध्यान रखिएगा इस परिपेक्ष में पत्थर पाषाण, परिपेक्ष में जैसे शिला। ठीक है, शिला की जब बात की जाए तो ये आपको दिख मिलती है। अच्छा, गिरी का संबंध अलग है। गिरी की जब बात की जाए तो गिरी का मतलब आप पहाड़ी ध्यान रखिएगा, गिरी एक अलग मसला है। जबकि शिला की बात की जाए, पत्थर की बात की जाए, पाषाण की बात की जाए तो ये एक अलग मसला आपको दिख मिलता है। ठीक है, तो ये मुख्य संदर्भ हो जाते हैं। हमने पूरी एक कोशिश की कि कम से कम एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ साझा किया जाए। बाकी क्लास की पीडीएफ वगैरह की जब बात आती है तो ये आपको इसे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन भी अच्छा लगा होगा। बाकी अपना प्यार ऐसे बनाते रहिए। इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेगा। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके परीक्षा में, चूंकि अब अंतिम घड़ी आ चुकी है, उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, तो चाहे देर हो चाहे सबेर हो, आपके लिए जितना भी हो सकता है करने के लिए विधिवत तरीके से तैयार हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि हम बहुत दिनों से कह रहे थे कि हिंदी की एक प्रैक्टिस सेट आपके साथ साझा करेंगे, तो पहले हमने सोचा था कि दिन में कर लेंगे, लेकिन दिन में हो नहीं पा रहा था, तो हमने कहा कि रात का समय थोड़ा फ्री का टाइम होता है और इसी टाइम पे क्या करेंगे, हम आप सबके साथ इस सेशन को साझा करेंगे। तो चूंकि 9 से 10 आप भी जानते हैं यूपी जी के होती है, तो उसके बाद ये आपका सेशन देख मिल जाएगा। शुरू से अगर देखा जाए तो शाम 5 बजे आपके जीके जीएस हो जाती है और 6 बजे फिर आपका यूपी जी के होता है, 7 बजे फिर मैथ होती है, 8 बजे रीडिंग होती है और साथ ही साथ फिर आपके 9 बजे यूपी जी के और फिर ये आपकी 10 बजे रात को हिंदी की क्लास। तो एक जो हमारी संकल्पना थी कि आपके पूरे विषय को कवर कर लिया जाए, क्योंकि आपका पूरा पूरा जो आधार है रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, हिंदी, तो इन्हीं सारे संदर्भों को लेकर के आपकी तैयारी में थोड़ा एक आधार व्यवस्थित किया जा सके,
जितना भी हमसे प्रयास हो सकता है उतना हम आपके लिए विधिवत तरीके से करने को तत्पर होते हैं, ठीक है। तो बस अपना प्यार बनाए रखिए, बाकी तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। चैनल पे नए थे तो चैनल को लाइक भी कर लीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और क्लास में पहली बार जुड़े थे तो क्लास को भी लाइक करते हुए अपने दोस्तों मित्रों के पास साझा भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो फिर आज के विषय को अब हम यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।